करती हूँ। इस चैनल पे आपको बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट, फिनेंस और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सेविंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके काफ़ी सक्सेसफुल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड की अगर ज़रूरत है तो हम उसको कैसे स्टार्ट करें, और इमरजेंसी फंड किस तरीके से बनाया, किस तरीके से उसको संभाल के रखा जाता है। आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हुए डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी फंड्स होते क्या हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे पास कुछ अचानक से कोई कंटीजेंसी आ जाती है। कंटीजेंसी का मतलब कोई ऐसी कंडीशन जिसके लिए हमने कभी प्लान करके नहीं रखा था, जैसे कोई सडन मेडिकल एक्सपेंडिचर, कार एक्सीडेंट्स एंड ऑल हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के अलावा भी हमको अलग से कुछ पैसे लग जाते हैं। साथ ही साथ कुछ और इमरजेंसी, कुछ ऐसी कंटीजेंसी कंडीशंस होती हैं जिसको कि हम अनएक्सपेक्टेडली कभी प्लान करके नहीं रखते। अभी के टाइम का एरा ऐसा चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिससे लोग सफ़र करते हैं, और वो डिजीज़ के बारे में अचानक से पता चलता है। पता चलने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम उन डिजीज़ के लिए पेमेंट कर पाएँ, और या उन डिजीज़ के लिए जितने भी हमारे कॉस्ट है उसको कोप अप कर पाएँ। तो इसके लिए हमें एक्चुअल में पहले से ही प्लानिंग करके चलनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये अज्यूम करके चलिए कि आपको ऐसी कोई बीमारी होने वाली है और उसके लिए आप तैयार रहिए। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो फोकस होना चाहिए कि कुछ भी अगर मुसीबत आए तो आपके पास कुछ पैसे हमेशा बैकअप के लिए तैयार होने चाहिए, जिससे आप उस मुसीबत को बीट आउट कर सकें। तो इमरजेंसी फंड बेसिकली आपको हर एक परेशानी से बचाता है, हर एक परेशानी में आपके साथ सपोर्ट के फॉर्म में खड़ा रहता है। अब इमरजेंसी फंड अगर नहीं है किसी के पास, तो उसके साथ क्या होगा एक्चुअल में, अगर कोई सडन हमको फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट आती है, उस समय हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमको एक स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। हम किसी से उधार लेते हैं तो हम बहुत जल्दी, या कह सकते हैं अचानक से हम बहुत गहरे खर्चे में डूब जाते हैं, और एक तरीके से हम लोन के भार के नीचे दबते चले जाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी फिनेंस पूरी स्टेबल हो जाती है। हम जितनी भी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में बना के रखे थे अपने पैसों को लेके, वो सब कुछ अनस्टेबल हो जाता है बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन सारी कंडीशंस को पहले से ही प्लान करके चलें, और ये सोच के चलें कि कोई भी अगर मुसीबत आएगी, उस मुसीबत में हमारे पास जो पैसे अवेलेबल हैं, उन पैसों को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ताकि उस मुसीबत में इन पैसों का हम यूज़ करके एक इफेक्टिव और एक कह सकते हैं अच्छा हम फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। स्टार्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे हमको इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना है। जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारे इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने की, वो होगा हमारा गोल सेट करना। मतलब हमने ये देखना है कि कितने रुपए हमें रिक्वायर्ड होगा। अपने डिपेंडेंट्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कितने लोग आप पे डिपेंडेंट है परिवार में, कितने लोग हैं जिनके खर्चे आपने मैनेज करने, उनके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने रुपए का आप पे डिपेंडेंसी आएगा, और कितने रुपए आप सेविंग करके रखेंगे तो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं और अपना गोल सेट कर सकते हैं। गोल के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो होगा हमारा ऑटोमेट करना हमारा सेविंग को। इमरजेंसी फंड को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट से फिक्स करने की 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, जितने भी हमने फिक्स करके रखा उतना हर महीने हमारे इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। तो वो उतना ऑटोमेट कर देना चाहिए, मतलब एक कोई डेट फिक्स कर देनी चाहिए और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डाल के रखना चाहिए कि इतने रुपए हर महीने हमारे कटते रहेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा फाइनेंस जो है वो अकॉर्डिंगली पर चलेगा, और हमको पता होगा कि हमारे पास हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने खर्चे को प्लान करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है कट अननेसेसरली एक्सपेंसेस। देखिए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम प्लान नहीं करते, जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उन सारे एक्सपेंसेस को करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अपने फिनेंस पे कंट्रोल नहीं होता। अगर हमारा फिनेंस पे कंट्रोल होगा, हमारा सारा चीज़ें अकॉर्डिंगली प्लान होगा, तो हम अननेसेसरली चीज़ों को ऑटोमेटिकली कट करके रखेंगे। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमको यहाँ कंसिडर करने की, वो हमको देखना होगा कि अगर हमने एक कंटीजेंसी फंड बनाया तो उस फंड को हमको कहाँ रखना चाहिए, मतलब उस पैसों को हमको किस जगह पे रखना चाहिए। देखिए, अगर हमने उस पैसों को कहीं रिस्की जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, तो और जिस समय हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो उस समय अगर फंड नहीं मिला, तो अननेसेसरली हमारा वो पैसा फंस जाएगा, और जिस रिक्वायरमेंट के लिए हमने उसको प्लान किया था वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसको प्लान करके और हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। देखिए, अभी बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि जैसे 25,000, 30,000 इतना तक हमारा हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली उस पर कुछ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसा हमको हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करके या प्लान करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे वो इमरजेंसी फंड में हमको एक लमसम अमाउंट भी अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ हमारा एक्यूमुलेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें किस तरीके से इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। अब साथ ही साथ हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि इमरजेंसी फंड हमें रखना कहाँ चाहिए। अब अपनी लाइफ, अपने करंट रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ अपने जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपने इमरजेंसी फंड तो क्रिएट कर लिया। अब जो नेक्स्ट बेसिकली हमको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी फंड को सिर्फ उसी जगह पे यूज़ करना चाहिए जो एक्चुअल में इमरजेंसी की तरह हमारे लिए कंसिडर होता है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको
टाइम के अकॉर्डिंगली अपने इमरजेंसी फंड के अमाउंट को भी चेंज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने इमरजेंसी फंड 2000 हर महीने का निकालना है। अब मे बी पॉसिबल हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारे ऊपर डिपेंडेंस के नंबर्स बढ़ गए, लेकिन हमने उतना इमरजेंसी फंड रखा, तो वो एक वाइजली डिसीजन नहीं होगा। हमको डिसीजन लेते समय इमरजेंसी फंड को भी टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहना चाहिए, जिसके कारण हमारे जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट आउट हो सके। अब कुछ रॉन्ग वेज होते हैं जिसके कारण हमारे इमरजेंसी फंड जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली प्लान नहीं होता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक प्रॉपर बजट नहीं बनाते हैं। हम हमेशा इम्पल्स बाइंग को सपोर्ट करते रहते हैं। साथ ही साथ हम रेगुलर अपने इमरजेंसी फंड की, या कह सकते हैं अपनी जो सैलरी की, या आपने जो बजट बनाया उसकी ऑडिटिंग नहीं करते रहते। साथ ही साथ हम अपने डाइवर्सिफिकेशन को भी इग्नोर करते हैं, और कोई भी रिस्क का मैनेजमेंट हम नहीं रखते। ये सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपरली करेंगे तो ही हमारा इमरजेंसी फंड का क्रिएशन, साथ ही साथ जिस एम से हमने उसको बनाया वो सारा एम हमारा अचीव होगा। तो इमरजेंसी फंड बनाते समय इन सारी बेसिक चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमको हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए, साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन को भी फोकस करना चाहिए, और हमारे जो भी फंड्स की टाइम टू टाइम ऑडिटिंग है वो भी होती रहनी चाहिए। मतलब हमने देखते रहना चाहिए कि हमारे पास सैलरी हमारी कितनी इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारा इमरजेंसी फंड इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा इमरजेंसी फंड इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों को अगर हम कंसिडर करेंगे तो ही हमारा इफेक्टिव इमरजेंसी फंड जो है वो प्लान। तो अगर आपने इमरजेंसी फंड को बहुत प्रॉपरली प्लान किया और बहुत इफेक्टिवली अपने रिस्क को मैनेज किया, तो नेचुरली आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी।